हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं, सॉल्यूशंस, जिस चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशंस की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें अभी हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जिसमें सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है कि कंसंट्रेटेड होता है, क्या होता है वो वाले वीडियो में हमने बात करी है। अब इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म की बात करने जा रहे हैं जो है मोल फ्रैक्शन। अब पहले तो आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, सर कंसंट्रेशन टर्म में मोल फ्रैक्शन सीधा कैसे आ गया? मतलब पहली बात तो आप ये बताओ, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मास परसेंटेज, ये सब कहां गया? तो ये सब आपको मिलेगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर 11th क्लास एंड 12th क्लास के वीडियो लेक्चर में। प्लेलिस्ट पे वो भी अवेलेबल है, उसमें मैं सारे कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स आप वहां से देख सकते हो। हालांकि मोल फ्रैक्शन भी मैंने वहीं पढ़ा है, वो भी वहीं पढ़ा है, लेकिन यहां मोल फ्रैक्शन को दोबारा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसमें आने वाले जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो राउल्ट्स लॉ हो, चाहे वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, चाहे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो, ये आने वाले सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंडेंट होंगे। यानी कि उन टॉपिक में कहीं ना कहीं हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बार और मोल फ्रैक्शन बताऊं। हालांकि ये मोल फ्रैक्शन भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा जहां बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स मिलेंगी, लेकिन फिर भी आपके बेटरमेंट के लिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो सारे कंसेप्ट्स, इसके लिए मैं मोल कंसेप्ट एक बार और समझा रहा हूं मोल फ्रैक्शन को लेकर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। जैसा कि बच्चों नाम से समझ में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। भैया मोल के फ्रैक्शंस होंगे, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स कैसे होंगे, क्या होंगे? आप समझो मेरी बात को। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, सीधा हम कंटेनर बना लेते हैं। ये कंटेनर है जिसके अंदर सॉल्यूशन है। अब जब मैं सॉल्यूशन बोलता हूं तो इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट भी है और इसमें सॉल्यूट भी है। ये जो है ये सॉल्वेंट है, ये जो है दिस इज सॉल्वेंट, और इसमें सॉल्यूट भी है। क्या है? सॉल्यूट भी है। तो भैया ये अपन ने सॉल्यूट बना दिया, तो दीज आर दी सॉल्यूट्स इन इट। तो ये सॉल्यूट भी है, ठीक है, दोनों इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, तभी मैंने इसको बोला ये सॉल्यूशन है। अब है ये कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है उनकी कितनी मात्रा है। तो मैं मान लेता हूं कि जो सॉल्वेंट है वो मेरे पास WA ग्राम मौजूद है। वेट में देखें तो WA ग्राम मौजूद है। तो भैया जो सॉल्वेंट है वो WA ग्राम मौजूद है। कितना? WA इन ग्राम्स। और जो सॉल्यूट है वो मेरे पास WB ग्राम मौजूद है। कितना? WB ग्राम वेट में। तो सॉल्यूट जो है वो मेरे पास WB ग्राम मौजूद है। किसमें? इसी सॉल्यूशन में। सॉल्यूट का ये वेट है। अब जब बच्चों मुझको वेट दे दिए तो क्या मैं उससे मोल्स निकाल सकता हूं? बिल्कुल, आप उससे मोल्स निकाल सकते हो। अब याद रखना, हमेशा कभी भी वो मास दे रहे हैं ना, तो वो मास का डायरेक्ट आपको कहीं यूज नहीं होने वाला, कहीं भी यूज नहीं होने वाला, सिवाय एक जगह पे जहां मास बाय मास परसेंटेज निकालना होगा, सिर्फ मास का वहीं यूज होता है, और वो बच्चों वाली चीज है, वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं मास आ रहा है तो 99.99% वो आपसे उसके मोल्स निकालने के लिए बोल रहे होंगे, उस मास से आप उसको मोल्स निकाल सकते हो। और यहां पर भी मैंने बोल दिया कि मेरे पास सॉल्यूट का वेट है WB यानी कि मास है, और सॉल्वेंट का भी मास है WA। तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूं? उसके मोल्स निकाल सकता हूं। मोल्स कैसे निकालूंगा? डिवाइड बाय मोलर मास करके। क्या करके? डिवाइड बाय मोलर मास करके। तो सॉल्वेंट के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, जो कि मान लेता हूं MA है, तो ये निकल जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज Na। दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na।
और वैसे ही सल्यूट के मोल्स निकल सकते हैं, क्योंकि जो सल्यूट का वेट था वो WB था, और अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं किससे, उसके मोल फ्रैक्शन जो कि MB होगा। मुझे पता नहीं है कौन सा सॉल्यूट है, इसलिए मेरे वेट की वैल्यू नहीं लिख रहा, तो मैं उसको मान लेता हूं MB होगा, और जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये मुझको सॉल्यूट के मोल्स दे देगा जो कि NB होगा। इसका मतलब ये जो कंटेनर है इसके अंदर कुछ मोल्स है B के जो NB है, और कुछ मोल्स है A के जो Na है, और इनफैक्ट Na के मोल्स ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि A सॉल्वेंट है, और Na यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होंगे क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तभी तो वो सॉल्वेंट बोल रहे हैं उसको। क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है? जिसकी मास ज्यादा होता है, जिसका वेट ज्यादा होता है। तो भैया सॉल्वेंट का वेट ज्यादा मतलब उसके मोल्स ज्यादा। तो अब मेरे पास किसके क्या मोल्स है? सॉल्वेंट के हैं Na मोल्स और सॉल्यूट के हैं NB मोल्स। मोल फ्रैक्शन ये कहता है किसी भी कंपोनेंट के, चाहे आप सॉल्वेंट के कंपोनेंट का निकालो या सॉल्यूट का कंपोनेंट मान लो, किसी भी कंपोनेंट के कितने मोल्स प्रेजेंट है आउट ऑफ द टोटल मोल्स, वो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। सो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया? तो अगर मान लो सॉल्वेंट को मैं A डिनोट करता हूं, सॉल्वेंट को A से डिनोट करता हूं, और सॉल्यूट को B से डिनोट करता हूं, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A, यानी कि A के मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर मतलब सारे कंपोनेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर लो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। उससे डिवाइड करना है किसको? मोल्स ऑफ A को, क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन A का निकाल रहे हो। तो A का कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे XA से। सो XA विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ A कितने हैं? Na। सो दिस इज Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने? Na प्लस NB, क्योंकि दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी Na प्लस NB। तो XA विल बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सिमिलरली अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, कोई पूछे XB कितना होगा, तो इट विल बी नथिंग बट मोल्स ऑफ B। XB कैसे निकलेंगे? मोल्स ऑफ B divided by total number of moles. So divided by total number of moles. Moles of B कितने? NB divided by total number of moles कितने? Again Na plus NB. तो this is moles fraction of B, जिसको आप XB से डिनोट करते हो। वैसे इसके लिए जो साइन आता है वो काय आता है, लेकिन हम उसको अभी XB बोल देते हैं। कई जगह पर X आता है, वैसे एक्चुअली X नहीं होता, उसको काय बोलते हैं बच्चों। ये ऐसा साइन होता है मोल फ्रैक्शन का, तो ये काय होता है। लेकिन ठीक है, कभी कभी एक्स भी चलता है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे या कुछ गलत हो जाएगा, तो हम उसको एक्स भी बोल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड XA एंड XB विच आर डिनोटेड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्लियर हो गया बच्चों? ये होता है मोल फ्रैक्शन। और इस समय मैंने दो ही कंपोनेंट माने थे। दो ही कंपोनेंट कौन? एक A माना था और एक B माना था। लेकिन हमें पता है कि सोल्यूशन दो से ज्यादा कंपोनेंट से भी बन सकता है। मतलब जरूरी नहीं है उसमें सॉल्यूट एक ही हो, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सबके मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। मान लो इसी में A B के साथ C भी होता, एक और सॉल्यूट होता, तो XC भी निकलता, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C भी निकलता। कैसे निकलता? मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो यह होता है मोल फ्रैक्शन को निकालने का तरीका। और याद रखना, मोल फ्रैक्शन आपको बहुत काम आने वाला है आगे के सॉल्यूशन चैप्टर के सारे कंसेप्ट के लिए। सारे कंसेप्ट मतलब सारे कंसेप्ट के लिए। संपट पड़ी बात। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर से मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताता हूं मोल फ्रैक्शन की, जो बड़ी कॉमन है, बच्चों वाली ट्रिक है, बट फिर भी मेरे फॉर्मेलिटी बताना उसको बताता हूं। लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बच्चों हमने मोल फ्रैक्शन को जान लिया कि भैया क्या होगा, ठीक है। लेकिन अब तुम खुद सोचो, अगर मान लो कोई कंपोनेंट है जिसमें दो ही लोग हैं, एक A जो कि सॉल्वेंट होगा
और एक बी जो कि सॉल्यूट होगा। तो एक ए जो कि सॉल्वेंट होगा और एक बी जो कि सॉल्यूट होगा। तो भैया ये सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूट होगा जो कि बी होगा। अब इसमें ए के मोल्स कितने होंगे? Na, और बी के मोल्स कौन होंगे? Nb। तो ये Nb है और ये कुछ Na है, बल्कि बहुत सारे Na होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए, बहुत कुछ Na होने चाहिए और कुछ B होने चाहिए, कुछ Nb होने चाहिए, क्योंकि B सॉल्यूट है तो कम होगा। अब हमने क्या निकाल लिया था? हमने बोला था कि XA जो होगा वो Na अपॉन Na प्लस Nb होगा, और जो XB होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B वो क्या होगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। क्लियर हो गया? दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें। दोनों को ऐड करके देखते क्या होगा। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। क्या करें? Na प्लस Nb कॉमन ले ले या फिर एलसीएम ले लो, जो लेना चाहो। तो दिस इज कॉल्ड Na प्लस Nb एंड दिस विल बिकम Na प्लस Nb। क्लियर हो गया? ये पूरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इक्वल टू क्या आ गया? 1। इसका मतलब XA प्लस XB हमेशा इक्वल टू 1 होगा। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। XA प्लस XB इक्वल टू 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन पूछोगे तो इसमें चूंकि दो ही लोग हैं, एक A और एक B, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, तो इनके टोटल जो फ्रैक्शन मिलकर बनेंगे वो इक्वल टू 1 आएगा। टोटल मोल फ्रैक्शन मतलब XA का भी मोल फ्रैक्शन ऐड कर दो और XB का भी मोल फ्रैक्शन यानी कि B का भी मोल फ्रैक्शन ऐड कर दो, तो इनके जो टोटल मोल फ्रैक्शन आएंगे वो 1 आएगा, क्योंकि टोटल मिलकर तो एक फ्रैक्शन ही बनाएंगे ना। टोटल मिलकर तो ये 100% है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं कंटेनर के अंदर, या तो सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, तो दोनों मिलकर तो 100% होंगे, इसलिए इनका फ्रैक्शन 1 आएगा। क्लियर हुआ? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि ये XA प्लस XB से आप क्या कर सकते हो? आप किसी एक को निकाल सकते हो। लाइक आपने XA निकाल लिया, तो फिर XB कैसे निकलेगा? 1 माइनस XA करके, क्योंकि इसी इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो XB 1 माइनस XA हो जाएगा, और यू कैन राइट XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, ये आप लिख सकते हो। तो ये क्या करेंगे? आपको दूसरी बार कैलकुलेशन होने से, कैलकुलेट करने से बचा लेंगे। आप किसी एक को कैलकुलेट कर लो, या तो XA को कर लो, तो 1 में से उस XA की वैल्यू को माइनस कर देना तो XB निकल जाएगा, या फिर आप XB कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले से और फिर उसको 1 में से माइनस करना तो XA निकल जाएगा। ये 2 बार करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो आपको बहुत काम में आएंगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। और मान लो अगर 3 कंपोनेंट होते A, B और C, तो फिर तीनों का जो सम होता वो 1 होता, XA प्लस XB प्लस XC, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं कि सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट भी मिलकर सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो फिर XA, XB, XC तीनों को ऐड करोगे तो 1 आंसर आएगा। 4 होंगे तो चारों का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो 1 आंसर आएगा। टोटल मोल फ्रैक्शंस जो होंगे वो 1 ही होंगे, ये बात याद रखना। ये ऐसा कुछ है जैसे वो कोई आते हैं ना क्वेश्चन कि मान लो 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, एक ग्रुप है जिसमें 5 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, तो बताओ बॉयज का फ्रैक्शन कितना है? तो 5 नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बॉयज का फ्रैक्शन नंबर कितना है? 5 अपॉन टोटल कितने? 5 बॉयज 3 गर्ल्स 8, तो 5/8 इज अ फ्रैक्शन ऑफ बॉयज। गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है? 3, क्योंकि गर्ल्स 3 है, अपॉन 8 क्योंकि टोटल 8 है, तो 3/8 इज अ फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स। अब आप 5/8 प्लस 3/8 करोगे तो आपको 1 आंसर मिलेगा, क्योंकि दोनों मिलकर तो एक फ्रैक्शन बना रहे हैं। और इसके लिए क्या कर सकते हो आप? जैसे बॉयज का निकाल लिया 5/8, तो गर्ल्स का निकालने के लिए आप 1 में से 5/8 को माइनस कर दो, 1 माइनस 5/8, आपका 3/8 ही आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो ये फ्रैक्शंस इसलिए सिंपल बेसिक मैथ्स है, इसमें सिंपल बेसिक मैथ्स है, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मोल फ्रैक्शन की थ्योरी पढ़ लेते हैं जो प्री रिटन थ्योरी है। बाकी मैंने अपना काम समझाने वाला पूरा कर दिया। सो मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स।
दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों कंपोनेंट टोटल टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, चाहे वो मोल सॉल्यूट के हो चाहे सॉल्वेंट को, सबको ऐड कर देना तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय लेटर एक्स, हालांकि इसको काय बोलते हैं, बट अभी एक्स बोल दो आप चलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप काय बोलो, एक्स भी बोल सकते हो। एंड द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल्स 1। सभी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा, सभी कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोर इंपॉर्टेंटली, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हम ऐसे कंसंट्रेशन टर्म से मतलब मिलते हैं कि वो कंसंट्रेशन टर्म्स तापमान के बदलने से बदल जाते हैं। टेम्परेचर चेंज हुआ तो कंसंट्रेशन ही बदल गया। जैसे मोलैरिटी ले लो, अभी इस समय कोई टेम्परेचर है, उस समय किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी कुछ आ रही है, सपोज करो M1 आ रही है, आप टेम्परेचर चेंज कर दो, मोलैरिटी बदल जाएगी, M2 हो जाएगी, क्योंकि कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ये सब टेम्परेचर पे निर्भर होकर चलते हैं। मोलैलिटी भी होता है लेकिन वो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता, मोलैलिटी स्मॉल m, ये सब हम बात कर चुके हैं पहले ही। वैसे ही मोल फ्रैक्शन भी है मोलैलिटी जैसा, जो टेम्परेचर पे कतई निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ मोल्स है, और मोल्स की संख्या कभी भी टेम्परेचर पे निर्भर होकर नहीं चलती, वो वेट के दम पर चलती है। जो मोल्स होते हैं वो वेट पर सीधे सीधे निर्भर करते हैं, ज्यादा वेट ज्यादा मोल्स, कम वेट कम मोल्स, सिंपल। और ये मोल से निकलते हैं मोल फ्रैक्शन, जो कि उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब ज्यादा मोल्स तो ज्यादा मोल फ्रैक्शन आएगा उसका। जैसे ज्यादा बॉयज थे ग्रुप में तो बॉयज का मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगा, गर्ल्स कम थी तो गर्ल्स का मोल फ्रैक्शन कम आएगा। ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, मोर विल बी द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का लेना देना चूंकि सिर्फ मोल्स से है, और क्योंकि मोल्स टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करते, इसलिए मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा, बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होगा। तो किसी भी टेम्परेचर पे कोई एक सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट देख लो मोल फ्रैक्शन का, वही सेम मोल फ्रैक्शन उसी कंपोनेंट का किसी और टेम्परेचर पे भी देखोगे तो सेम आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू सॉल्यूशंस हैविंग मोर देन 2 कंपोनेंट्स। ये मैं बात कर चुका हूं कि 2 से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तो उस पर भी मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है, मतलब आप उस कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट, वो किसी के होने नहीं होने पर निर्भर नहीं करता। बस वो इतना बोलता है कि भैया तुम्हारे कितने मोल्स हैं अपॉन टोटल कितने मोल्स हैं, कितने आए। जैसे तुम्हारे एग्जाम होता है ना, यूनिट टेस्ट हो गया मान लो 10 मार्क्स का, या क्लास टेस्ट हो गया 10 मार्क्स का, तो उसमें पूछा जाएगा भैया तुम्हारे कितने मार्क्स आए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो तुम बोलते हो सर मेरे 8 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, तो 8 अपॉन 10, दैट इज योर फ्रैक्शन। और परसेंट कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। हालांकि यहां परसेंट नहीं निकालते, ये फ्रैक्शन में ही रहता है, तो यहां सिर्फ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रखना पड़ता है, परसेंट नहीं रखते। कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो ये मोल फ्रैक्शन मैंने क्यों बताया बच्चों, क्योंकि आगे जितने भी कंसेप्ट होंगे सब में मोल फ्रैक्शन यूज होने वाला है, तो इससे बेहतर है हम इसकी तैयारी करके ही चले। संपट पड़ी बात, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, वीडियो में कंक्लूड करूंगा। तो ये अपने को क्लियर हो गया। और याद रखना मैं आगे कंपोनेंट में कहां क्या यूज करूंगा, मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कई जगह यूज होने वाला है। आगे कुछ चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे वेपर प्रेशर थ्योरी पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, उससे पहले हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, तो वहां पर कई जगह पर ना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जैसी चीजों का इस्तेमाल हुआ होगा, मतलब वहां पर गैस यूज की गई होगी और उसका मोल फ्रैक्शन बोला होगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होगा वो XG से डिनोट करूंगा मैं, ऐसा XG, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा। तो याद रखना कहीं भी हम आगे XG का इस्तेमाल करेंगे तो वो किसके लिए होगा, गैस के मोल फ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। कौन इस्तेमाल होगा, XG। सो X और आप नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखोगे G, दैट स्टैंड्स फॉर गैस, तो ये XG होगा। क्लियर हो गया। और याद रखना XG जो होता है वो वैसे मास पे डिपेंडेंट रहता है, कोई भी मोल फ्रैक्शन हो वो उसके मास पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि मास से बनता है मोल्स, मास से बनते हैं मोल्स, यानी कि ज्यादा मास ज्यादा मोल्स। गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास ऊपर रहता है डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास तो कांस्टेंट है हर चीज का, दुनिया की हर चीज का मोलर मास फिक्स है, तो दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी, इसका मतलब मोल सीधा सीधा मास पे चलते हैं, मास पे निर्भर करते हैं। और फिर मोल से बनता है क्या, मोल फ्रैक्शन।
मोल से बनता है क्या? मोल फ्रैक्शन। मतलब वो चीजें जिनके मोल्स की संख्या ज्यादा है 100% उनका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी मोल्स की संख्या ज्यादा है ना। तो मोल्स की संख्या उनमें ज्यादा है, मतलब उनका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोल्स जब ज्यादा होंगे तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, और मोल्स कब ज्यादा होते हैं? जब मास ज्यादा होता है। तो भैया मास ज्यादा होगा तो सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, हम ये भी कह सकते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट का अगर ज्यादा मास है तो यह बात तय है कि उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगा। किसी कंपोनेंट का मास कम है तो यह बात तय है कि उसका मोल फ्रैक्शन भी कम आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? मतलब मेरा ये यहां पर यह कहना था कि मास और मोल फ्रैक्शन सीधा सीधा निर्भर करते हैं, बस मोल्स की आड़ में है वैसे तो, लेकिन सीधा सीधा निर्भर करते हैं। मास ज्यादा तो उस पर्टिकुलर का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा। अब ये चीजें दिमाग में बिठा लेना। कहीं आप ऊपर स्टार बनाकर लिख लो। ऊपर जब मैं स्टार बनाकर बोलता हूं तो तुम छत पे मत चले जाना लिखने के लिए। ऊपर स्टार बनाने का मतलब है जिस रजिस्टर पे तुम मेरे नोट्स टीप रहे हो, वो टीपने वाले नोट्स में ऊपर आपको एक कॉलम बनाया होगा जो हेडिंग के लिए मार्जिन दिया होगा, वहां पर सारे की पॉइंट्स लिखना। और यकीन मानना वो की पॉइंट जो स्टार बना के तुम लिखते हो, सितारे चमकाकर लिखते हो, वो की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। क्योंकि देखो नीचे के पेजेस में जो तुम पढ़ रहे हो और जो तुम लिख रहे हो वो तो दुनिया के सारे बच्चे कर रहे हैं। आईआईटी जेईई में बैठने वाले 10 लाख बच्चों में से 8.5 लाख बच्चे तो वो लिख ही रहे होंगे जो तुम लिख रहे हो, तो कुछ नया नहीं है। लेकिन तुम आगे उन 8.5 लाख बच्चों से कैसे निकलोगे? जब तुम वो स्टार वाली चीजों पे फोकस करोगे, क्योंकि वो स्टार वाली चीजें कुछ ही बच्चे लिख रहे होंगे, और ये स्टार वाले पॉइंट्स ही तुमको आगे लेकर जाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। यही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये सारी बातें ऊपर स्टार बनाकर लिख लेना, क्योंकि कंसेप्चुअल चीजें होती हैं जो आपको काफी काम करती हैं, काम में आती हैं। क्या लिखना ऊपर स्टार बना के कि जो मास होता है, जो मोल फ्रैक्शन है, सॉरी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट कंपोनेंट। दैट इज हायर इज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट, हायर विल बी इट्स मोल फ्रैक्शन, लेसर इज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट, लेसर विल बी द मोल फ्रैक्शन। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर वीडियो पक्का कंक्लूड करूंगा। स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा कंसेप्ट किसको लेकर? मोल फ्रैक्शन को लेकर। हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स चीज थी, इस कहीं भी आपको इस चैप्टर में मिलेगा नहीं अगर आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो तो, लेकिन हर जगह मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल जरूर किया है। चूंकि ये 11th का कंसेप्ट था, लेकिन मैं चाहता था अपने स्टूडेंट्स को बता दूं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को, तो मैंने ये काम कर दिया। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलते हैं, जहां पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के वीडियोस इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, बेस्ट इन द फ्रेटर्निटी जो फैकल्टीज होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए। आपको करना क्या है? बस आपको magnetbrains.com पर जाना है और वहां से इन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर इनको एक्सेस करना है और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड करना है। Thank you for watching us. Stay connected, stay educated, take care.